प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में एनओसी के संबंध में बात करने वाले हैं। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों का अभी जो दस्तावेज सत्यापन होना है, उसमें जो पहले से राज्य कर्मचारी लगे हुए हैं उन्हीं को एनओसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है। ये किस प्रकार से बनेगा उसके संबंध में बात करेंगे और इसके संबंध में 4-5 प्रश्न आप लोगों के द्वारा मेरे पास प्राप्त हुए हैं, उन पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो पहले से राज्य सेवा में नहीं है या किसी भी विभाग में पहले से कार्यरत नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको एनओसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पहले इसके संबंध में जो प्रश्न आया था तो वो ये था कि सर अनापत्ति प्रमाण पत्र जो राज्य कर्मचारी पहले से लगे हुए जो किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं उनको देना आवश्यक होता है क्या? अगर हम नहीं दिखाएं अनापत्ति प्रमाण पत्र और सीधा ही सर्विस में चले जाएं तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है? तो देखिए, आप पहले से राज्य कर्मचारी हैं तो इसका विवरण आजकल जो अपनी जो आईडी बनी होती है, जिसे अपने एम्प्लॉय आईडी बोलते हैं, तो उस आईडी के आधार पर पता लग जाता है कि पहले से राज्य कर्मचारी है। तो इस तथ्य को आपको छुपाना नहीं है। आप जिस भी विभाग में कार्यरत हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं, तो वहाँ से आप अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए अप्लाई कर दें। या आपने प्राप्त कर लिया है एनओसी तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप अप्लाई कर दें और जहाँ पर जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन होना है तो आवश्यक रूप से इस चीज़ को लेकर के उपस्थित होना है। तो इस तथ्य को छुपाना नहीं है, छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अपने पहले से किसी डिपार्टमेंट में हैं तो अपने को फिर प्रस्तुत वो चीज़ करनी होती है, और आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो वो डिपार्टमेंट आपको मना नहीं करता है एनओसी देने के लिए। ठीक है, दूसरा एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे पास मैसेज प्राप्त हुए उनमें आई थी कि सर हमने फॉर्म जब फिल किया उस समय हमने किसी भी राज्य कर्मचारी या पहले से किसी विभाग में कार्यरत हैं उसका किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया। यानी फॉर्म फिल किया उस समय यह नहीं दर्शाया कि हम पहले से राज्य कर्मचारी हैं। तो क्या अब भी हम इस बात तथ्य को छुपा कर रख लें कि हम राज्य कर्मचारी हैं? देखिए, आपने जब फॉर्म फिल किया उस समय राज्य कर्मचारी या फिर जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में है वो वहाँ पर नहीं दर्शाया, और अब आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है इसको आप भरते हो तो यहाँ पर आप उस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा। पहले नहीं दर्शाया और अब स्क्रूटनी फॉर्म में मेंशन अपने करेंगे तो इसके लिए अपने को एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट देना होता है। एक 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी से लिखवा करके आप ये चीज़ कि फॉर्म भरते समय गलती से ये चीज़ जो है ये गलत मेंशन हो गई, मैं पहले से राज्य कर्मचारी हूँ और मैं इस चीज़ को दर्शाना चाहता हूँ, तो उसका एक शपथ पत्र बना करके आप लोग लगा दीजिएगा। और जो स्क्रूटनी फॉर्म है यहाँ कहाँ अपने को भरना है वो मैं आप लोगों को इसी सेशन में बताऊँगा, वहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार का तथ्य यहाँ पर छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अपने को चोर थोड़ी है, पहले से राज्य कर्मचारी हैं उस बात का उल्लेख अपने उनको देते हैं, क्योंकि इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपकी किसी विभाग में 10 साल सर्विस हो गई, आप नेक्स्ट विभाग में जाते हो तो वो सर्विस काउंट कर ली जाती है, तो उसका अपने को बेनिफिट मिलता है। अगर अपने जैसे आप 2800 ग्रेड पे के किसी पोस्ट पर हो और अभी आप 3600 ग्रेड पे जूनियर अकाउंटेंट में अभी जा रहे हो तो उसका बेनिफिट भी अपने को मिलता है। सर्विस जुड़ती है, भले सैलरी तो वैसे ही बढ़ जाएगी। 2800 ग्रेड पे से आप 3600 पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली सैलरी तो है वो तो बढ़ ही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपना अनुभव है वो वहाँ सर्विस में काउंट हो जाता है। कितने दिन में जो अपनी एनओसी है वो प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार का कोई सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, ये अलग अलग विभाग जो हैं डिपार्टमेंट होता है उन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं मेरे विभाग की बात करूं तो पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जब आप लोगों का जैसे विज्ञापन जारी हुआ जूनियर अकाउंटेंट का, उस समय जो विज्ञापन है उसकी प्रति साथ में लगानी पड़ती है और एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को पूरा भर के और फिर अपने आगे जो उच्च अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके समक्ष उसको रखते हैं। वो उसको देख कर कि हाँ ये विज्ञप्ति आई है और ये इतने ग्रेड पे है, तो उसके हिसाब से वो स्वीकृति दे देते हैं। अब इसका कोई निर्धारित परफॉर्मा नहीं होता है। जैसे हमारे विभाग में तो वो खुद एक लेख के माध्यम से ऊपर अपने विभाग की हेडिंग डाल के नीचे उस चीज़ को मेंशन कर देते हैं कि ये कैंडिडेट का नाम है और ये हमारे यहाँ पर कार्यरत है, इसको हम अनुमति प्रदान करते हैं नेक्स्ट भर्ती में जाने हेतु, तो वो फिर अनुमति प्रदान हो जाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग हिसाब से इसको प्रोवाइड करवा देता है। अब पहले आवेदन नहीं किया अब मिल जाएगी क्या? देखिए, जो आपने जैसे विज्ञप्ति जारी हुई या नोटिफिकेशन जब जूनियर अकाउंटेंट का या सूचना सहायक का जब भी नोटिफिकेशन आया उस समय आपने अपने विभाग से इस चीज़ की अनुमति नहीं मांगी कि मैं अभी फॉर्म फिल कर रहा हूं और मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की अनुमति दीजिए। अगर आपने उस समय प्राप्त नहीं की तो अब आपके पास समय है, जैसे अगस्त माह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होना है, तो अभी आप इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिएगा कि हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है उसकी आवश्यकता है। और अभी तो आप इसका हवाला भी दे सकते हो कि 2 गुना का परिणाम जारी हो चुका है और 2 गुना की जो सूची जारी हुई उसमें मैं चयनित हुआ हूँ और मुझे एक उम्मीद है कि मैं जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें भी यहाँ पर चयनित होने वाला हूँ, तो मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इस हिसाब से आप एप्लीकेशन दे करके भी इस चीज़ को मंगवा सकते हो। कई अभ्यर्थियों का ये मानना था कि सर वहाँ मेंशन फॉर्म फिल करते समय नहीं किया, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म का वो कौन सा कॉलम है जिसमें हमारे को जो पहले से राज्य कर्मचारी हैं तो उसको हम फिल करें।
देखिए ये स्क्रूटनी फॉर्म में 4 नंबर पॉइंट जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखकर इन्होंने दिया है, लेकिन इसका सारांश वही निकल रहा है जो मैंने अभी बताया है। ये क्या कहते हैं कि सेवारत अभ्यर्थियों के नाम से दिया है। जो आवेदक सेवारत हैं, स्थायी या अस्थायी, उन्हें अपना आवेदन पत्र सीधे ही बोर्ड कार्यालय को भेजना चाहिए और इस संबंध में अपनी नियुक्ति अधिकारी विभागाध्यक्ष को अवश्य सूचित कर दें। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं उन डिपार्टमेंट को आप सूचित इस बात के लिए करें कि मैं नेक्स्ट किसी दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ पर जाना चाहता हूँ। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजता है और वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक के बाद पहुँचता है तो उस प्रार्थना पत्र पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इस पूरे वाक्यांश का इनका कहने का मतलब ये है कि आपका कोई ऐसा विभाग है जो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है और सीधा ही जो नेक्स्ट आपका जो, जैसे आप राजस्व विभाग में जाओगे तो वो सीधा आपका विभाग जो है वो राजस्व विभाग को लेटर भेजता है कि हमारे ये जो कैंडिडेट आएगा इसके संबंध में हमारे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ये तो उस चीज़ के लिए बारे में दिया गया है। बाकी अपने को समय अनापत्ति प्रमाण पत्र खुद प्राप्त करके और खुद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना है। एक तो ये यहाँ दिया है। फिर अपने जो आपने जैसे फॉर्म में फिल वहाँ पर नहीं किया और अब आप दर्शाना चाहते हो एफिडेविट के माध्यम से, तो इसमें स्क्रूटनी फॉर्म में 16 नंबर फॉर्म पे अपने जाएंगे। ये जो 16 नंबर फॉर्म है इसके अंदर अपने 16 नंबर फॉर्म नहीं 16 नंबर पॉइंट पे, तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है अतिरिक्त विस्तृत सूचना। यदि आपने पूर्व में सूचना या भिन्न भी कार्य किया है या कार्यरत हैं तो इसका विवरण नीचे लिखें। पद का नाम, नियुक्ति अधिकारियों पद नाम एवं विभाग, पद ग्रहण करने के दिनांक, पद छोड़ने के दिनांक। तो आप इसमें पद छोड़ने के दिनांक तो अभी भर नहीं सकते क्योंकि अपने अभी क्लियर नहीं है कि अभी 2 गुना में अपने चयनित हुए हैं, तो इस कॉलम को अपने छोड़ देंगे। स्थायी या अस्थायी कोई भी संस्था, वेतनमान और मूल वेतन पहले आपका जो जिस डिपार्टमेंट में थे कितना था और संलग्न संख्या, तो यहाँ पर अपने इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। आपको एक बात मैं यहाँ पर और बताऊँगा, ये जो आप लोगों का अधीनस्थ बोर्ड का स्क्रूटनी फॉर्म है इसके शुरुआती 2 पेज को छोड़ें तो इसमें टोटल 12-13 पेज हैं, तो ये 10 पेज के आसपास है। इस पूरे फॉर्म को फिल करके मैं भर के आप लोगों के साथ साझा करूंगा डिजिटल बोर्ड पर, तब आपकी ये इस चीज़ की आसानी हो जाएगी कि किसी प्रकार की त्रुटि आपको इसमें ना रहे। शुरू से अपने पूरा भरेंगे, वर्तमान पता, स्थायी पता, आवेदन संख्या, जो विज्ञापन संख्या है, जो भी है वो सारी चीज़ें। अब कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर हम ये वेबसाइट से निकालें, बोर्ड की वेबसाइट से, या फिर आरपीएससी वाला। आरपीएससी का और ये सेम ही होते हैं, लेकिन आरपीएससी का अपने को नहीं लेना है, थोड़ा सा परिवर्तन है। कुछ कॉलम दूसरे तरीके से आरपीएससी का जो स्क्रूटनी फॉर्म होता है उसमें दिया हुआ होता है। एक ये एक्सटेंशन फॉर्म जो लास्ट में दिया हुआ होता है, कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर वो कहाँ मिलेगा, वो इसके साथ ही अटैच होता है, ये यहाँ पर होता है। इसका मैं पूर्ण एक वीडियो आधे घंटे का बनेगा, वो आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगा। उसमें अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को पूछनी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये तो बेसिक सी जानकारी जो अधिकतर मैं उन्हीं चीज़ों को शामिल करता हूँ जो अधिकतर विद्यार्थियों के द्वारा पूछी गई थी। एक बात और रह गई इसमें, जो अपने पहले से मंत्रालय कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी एनओसी लेनी आवश्यक रूप से, वो भी ले लें, तो उनको भी एनओसी जो है वो देनी होती है। तो जितने भी मंत्रालय कर्मचारी हैं जो एमई कैटेगरी से हैं वो भी एक बार एनओसी ज़रूर प्राप्त कर लें ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, फिर भी आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इस बात को समझते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक